अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन आप सभी आदमीन हज का इस वीडियो में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हम जनाब सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी खुसरो पाशा साहब, ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी क़यादत में हुज्जाज कराम की रहनुमाई और ख़िदमत का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस वीडियो में हम आपको हज 2027 ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप भरने का पूरा तरीका दिखाएंगे। साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, अहम हिदायत और एप्लीकेशन भरते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है वो भी वाज़ेह तौर पर समझाएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन लोग हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हज कमेटी के गाइडलाइंस के मुताबिक 6 डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं। अगर कोई इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो वो हज 2027 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पहली कैटेगरी है मेजर ऑर्गन फेल्यूर, जैसा कि किडनी फेल्यूर एक है जिनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट फेल्यूर एक है, लंग डिजीज़ एक है और एडवांस लिवर डिजीज़ एक है। अगर ये अगर इसमें से कोई भी बीमारी किसी को है तो वो हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी है सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अगर किसी को पागलपन की बीमारी है तो वो भी हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरी कैटेगरी है बड़े उम्र के हजरात जिनको भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया जिसको किसको कहते हैं। अगर किसी को भूलने की बीमारी है तो वो भी हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चौथा है प्रेग्नेंट वुमेन, अगर किसी की प्रेगनेंसी लास्ट 3 मंथ्स है और या नहीं तो फिर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। पांचवी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको टीबी टीबी है और टीबी का इलाज चल रहा है। और छठवीं कैटेगरी है कैंसर पेशेंट, जिनका कैंसर अभी एक्टिव है या नहीं तो फिर उनका कीमोथेरेपी या उनका कुछ इलाज चल रहा है, तो वैसे लोग भी हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हैं डेट्स। तो हज के अप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो गाइडलाइंस के हिसाब से नोट हज कमेटी का जो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है 28 जुलाई, 20 जुलाई को आखिरी तारीख है। तो ये डेट से पहले ही आपको अपना हज का एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो यहाँ पे चंद चीज़ें जहन में रखने की ये है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है तो कम से कम 31 दिसंबर 2027 होना चाहिए। अगर इससे 30 दिसंबर 2027 है अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तब भी आप अप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 65+ कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, लेडीज विदाउट महरम कैटेगरी और जो है ना बैकलॉग कैटेगरी। तो उसके हिसाब से ये तमाम यहाँ पे डेट्स दी गई है। इसको आप कट ऑफ डेट समझ के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हज का फॉर्म भरने से पहले याद रख लें कि कैंसिलेशन नहीं करना है। अगर किसी मजबूरी की वजह से अगर किसी के हाजी का इंतकाल हो जाता है जाने से पहले ही, या तो कोई सीवियर इलनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो जा नहीं सकते, वैसे केसेस में ही आपको पूरा रिफंड मिलेगा। नहीं तो आपको यहाँ पे जो डेट्स दी गई हैं उसके हिसाब से जो डिडक्शन करके ही आपको बाकी का अमाउंट दिया जाएगा। अगर आपने हज एप्लीकेशन भरा है और आपका एप्लीकेशन में सिलेक्शन हो गया है और आपने पहला पेमेंट कर दिया है और आपने अगर 30 सितंबर से पहले अगर आपने एप्लीकेशन 30 सितंबर तक अगर कैंसिल कर दिया तो आपको 5,000 एक हाजी के कटेंगे। वैसा ही 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में अगर आपने कैंसिल किया तो 10,000 रुपये आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो ऐसा ही तमाम डेट्स दी गई हैं, डेट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे फाइन करके बाकी का अमाउंट आपको रिफंड आएगा। और अगर आपने जनवरी 31 के बाद कैंसिल की है तो जितना भी पैसा आपने भरा है वो सब कुछ फाइन की शक्ल में चला जाएगा, आपको कुछ भी रिफंड नहीं आएगा। तो सोच समझ के ही आप लोग फैसला करें, फैसला लेने के बाद ही अपना हज का एप्लीकेशन फिल करें। तो नेक्स्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। जो स्कैन आप लोग कराएंगे बेहतर है आप लोग स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल करें, स्टेशनरीज पे जाके स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल करें, ना कि फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ लेके अपलोड करें। क्योंकि इस बार हज के एप्लीकेशन में स्कैन कॉपी पूछ रहा है। जब आप स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे उसके बाद ही वो डेटा डायरेक्टली वो स्कैन कॉपी से ही रीड करेगा। अगर आपकी कॉपी स्कैन कॉपी सही नहीं है तो डेटा रीड नहीं कर पाएगा और आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपको कैंसल चेक या नहीं तो फिर बैंक पासबुक का फ्रंट पेज जिस पे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये वाज़े तौर पे अच्छी तरह दिखना चाहिए। तीसरा है ब्लड ग्रुप।
अभी के लिए तो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप करीबी लैब के पास, लैब में जाके अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है पता कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, और उसके साथ साथ नॉमिनी डिटेल्स भी चाहिए। नॉमिनी डिटेल्स वो होने चाहिए जो हज पे नहीं जा रहा हो, ना कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर 4 हाजी जा रहे हैं और एक दूसरे को नॉमिनी रख रहे हैं तो वो गलत है। तो नॉमिनी वो रहेगा जो हज पे नहीं जा रहा है और इनका करीबी रिश्तेदार या घर वाला हो। और छठवीं चीज़ है एड्रेस प्रूफ। अगर किसी का पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है और आपका करंट एड्रेस वो नहीं है तो आपका करंट एड्रेस प्रूफ एक आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ऑफिशियल्स आपको वक्तन वक्तन आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि ये क्यूआर ये स्कैन कोड को आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लें और टेलीग्राम इंस्टॉल करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि आप अप टू डेट रह सकें। चलिए अब एप्लीकेशन कैसे भरना है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउज़र में हज कमेटी वेबसाइट hajcommittee.gov.in यहाँ पे जाना है, ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पिलिग्रिम लॉगिन हज 2027 दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑप्शन बताएगा कि रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम पासपोर्ट के हिसाब से डालेंगे और यहाँ पर सरनेम लिखेंगे। एम पिन 6 डिजिट का होना चाहिए। आपको जो बेहतर तरीके से याद हो सकता है वो रख लें, या नहीं तो फिर आप अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के 6 डिजिट रख सकते हैं, या नहीं तो पहले के 6 डिजिट रख सकते हैं, या कोई भी नंबर जो आपको अच्छी तरह याद हो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कवर हेड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वार्निंग दी जाएगी कि भाई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो आप लिख रहे हैं वो हाजी का हो, ना कि जो फॉर्म भर रहा है उसका। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी दिखाई जाएंगी। एप्लीकेशन कैटेगरी 65+ कैटेगरी, मतलब जिसकी जिनकी उम्र 22 जून 22 जून 2026 तक 65 है, वो लोग 65+ कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 65+ सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन रहेगा नंबर ऑफ पर्सन 2 और 4, क्योंकि 65+ कैटेगरी में सिर्फ 2 या 4 लोग ही जा सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 हैं, अगर आपने 4 सेलेक्ट किया है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 65+ कैटेगरी के 2 हाजी होना चाहिए। उसके बाद लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी। लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी जिनके महरम नहीं है, सिर्फ लेडीज़ अकेली जा रही हैं, वो कैटेगरी है और उनकी उम्र 65 के ऊपर है। तो यहाँ पे भी सेम कैटेगरी रहेगी 2 या 4, क्योंकि हज कमेटी के गाइडलाइंस के मुताबिक 65 एज जिसकी है वो लोग अकेले नहीं जा सकते, उनके साथ उनका कंपेनियन होना ज़रूरी है जो 65 से कम हो। लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी 45+, यहाँ पे अकेली लेडीज़ भी जा सकती हैं जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है और 65 से कम है। तो वैसी लेडीज़ अकेली एक या नहीं तो ग्रुप की शक्ल में भी अपना फॉर्म भर सकती है। और नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल। यहाँ पे नॉर्मली अगर आप जितने भी लोग जाना चाह रहे हैं जो 65+ कैटेगरी में भी नहीं आते, लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी में भी नहीं आते और नॉर्मल एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने हाजी हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्ट करेंगे। तो एक कवर में मैक्सिमम 5 लोग ही आप लोग अप्लीकेशन दे सकते हैं। इनकेस अगर आपके घर में आप लोग 6 लोग हैं जाने वाले, तो आप 6 लोग एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 2 कवर्स में अपना अप्लीकेशन भरना पड़ेगा। और एक है जनरल बैकलॉग, जो लास्ट ईयर अप्लाई किए थे 2026 हज के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में थे। तो उन वेटिंग लिस्ट में से टॉप 20% को हज कमेटी ने इस बार प्रेफरेंस दिया है। तो वो लोगों को ये करना है, जनरल बैकलॉग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उनका कवर नंबर सेलेक्ट करना है। लास्ट ईयर का जो उनका कवर नंबर था वो कवर नंबर सेलेक्ट करके वो लोग अपना यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग
एस करेंगे। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन तो हमने पढ़ा है, वो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे। अब यहाँ पे सबमिट करने से पहले हमको हमारा ये जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई ऐसे करना है, पहले सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। जो मैंने ओटीपी डाला, ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी किया, ओटीपी वेरीफाइड। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये स्क्रीन आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो नंबर डाल सकते हैं और आपका एम पिन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा है वो आपको टाइप करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। अगर इन केस आपको एम पिन याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट एम पिन ऑप्शन से अपना एम पिन हासिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, एम पिन डाल दिया, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे मैंने 2 हाजी लिखे थे, कैटेगरी जनरल ली थी, तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया। जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी दिखाई देगी, और जितने भी आज हाजी आपने सेलेक्ट किए थे उतने हाजियों का यहाँ पे नंबर दिख जाएगा। मैंने 2 सेलेक्ट किए हैं इसीलिए कवर हेड को पिलग्रिम 1। अगर आपने 3 सेलेक्ट किए हैं, कवर हेड को पिलग्रिम 1 को पिलग्रिम 2। और अगर 5 सेलेक्ट किए हैं तो ऐसा ही आपको कवर हेड को पिलग्रिम 1 2 3 4 4 आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, कवर हेड का इन्फॉर्मेशन भरना है। कवर हेड का इन्फॉर्मेशन भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे पहला डिटेल जो पूछते हैं वो विलिंग फॉर शॉर्ट हज, मतलब वहाँ पे आपका हज का सफ़र 20 दिन, नॉर्मली हज का सफ़र 40 दिन का होता था, लेकिन लास्ट ईयर से हज कमेटी ने एक नया सर्विस खोली है, नया पैकेज, नई कैटेगरी वो लोगों ने लॉन्च की है, जिसके ज़रिए से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनको उतनी लंबी छुट्टी मिलती नहीं, वो लोग अपना 20 दिन का शॉर्ट हज पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 20 दिन के लिए जाने में इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे एस करना है। अगर आप लोग नहीं 20 दिन नहीं 40 दिन का पूरा हज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करके यहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट आपको कहाँ से जाना है, हैदराबाद। और हैदराबाद जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हर एम्बार्केशन पॉइंट का यहाँ पे लास्ट ईयर का जो कॉस्ट आया था यहाँ पे वो दिख जाएगा। उसके बाद एम्बार्केशन पॉइंट 2, ये दूसरा प्रेफरेंस भी हमें देना ज़रूरी है जो हैदराबाद ना हो। हैदराबाद के साथ साथ मैंने फॉर एग्जांपल बैंगलोर लिया है। ये इसीलिए देना ज़रूरी होता है, इन केस अगर हमने हैदराबाद सेलेक्ट किया लेकिन जब हज के फ़्लाइट्स चलना स्टार्ट हो गए, अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से, तो अगर हैदराबाद से फ़्लाइट्स अगर वो लोग चला नहीं पाएंगे तो उस टाइम पे जो हाजियों ने जो सेगर एम्बार्केशन पॉइंट दिया था आपको वहाँ से रवाना किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया विलिंग फॉर शॉर्ट हज। अगर आप अभी यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट हज के लिए नो सेलेक्ट किया तो एम्बार्केशन पॉइंट्स आपको इंडिया के जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट हज एस सेलेक्ट किया है, एस सेलेक्ट करने पर यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाएंगी। ये वहाँ पे 2 से 3 दिन ही मदीना में आपको रखा जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 20 दिन रखा जाएगा, ऐसा रहेगा। और एम्बार्केशन पॉइंट सिर्फ 8 रहेंगे। सिर्फ अगर आप शॉर्ट हज सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चंद ही एम्बार्केशन पॉइंट बताएंगे, 8 एम्बार्केशन पॉइंट बताएंगे। ठीक है। आपको 8 एम्बार्केशन पॉइंट से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब रही बात नेक्स्ट कवर हेड के इन्फॉर्मेशन फिल करने की। तो ये जो कैटेगरी आप दे रहे हैं विलिंग फॉर शॉर्ट हज, ये सभी के लिए कॉमन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कवर हेड शॉर्ट हज करेगा और जो दूसरा हाजी है वो 40 दिन का करेगा, ऐसा नहीं है। जो भी ये सिलेक्ट कर रहे हैं आप, वो सभी के लिए लागू हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें जो डिटेल्स भरने हैं वो हाजी के पासपोर्ट है। तो अभी हम लोग किसका फिल कर रहे हैं, कवर हेड का फिल कर रहे हैं। कवर हेड का फिल करते हैं तो आपको ये करना है, पहले तो आपका पासपोर्ट स्कैन करना है। तो एक बात याद रख लीजिए, पासपोर्ट स्कैन करते वक्त आपको ये जहन में रखना है कि आपका जो पासपोर्ट आपने स्कैन किया है वो प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पासपोर्ट है, पासपोर्ट की स्कैन की हुई कॉपी ऐसी होनी चाहिए। जब हम लोग अपलोड करते हैं तो वो जो स्कैन जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें से ही डेटा रीड करेगा। जो पासपोर्ट के फ्रंट पेज में जो नीचे की 2 लाइन होती हैं,
इसी से आपका पूरा डेटा रीड होता है। अगर आपके स्कैन किए हुए पेज में अगर ये दो लाइन टेढ़ी हो गई है, क्रॉस हो गई हो, मुड़ गई हैं या नहीं तो क्लियर नहीं है, तो वो डेटा रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपका चेक, जो आप बैंक चेक या वगैरह आप जो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसको भी प्रॉपर ऐसी तरह स्कैन करना चाहिए जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब कुछ क्लियरली दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कवर हेड जो है मैं उसका पासपोर्ट अपलोड कर रहा हूँ। पासपोर्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। मुझे मेक श्योर करना है कि जो मैंने पासपोर्ट अपलोड किया है अगर वो बड़ा हो रहा है तो आप जूम माइनस माइनस जूम करेंगे तो वो कम हो जाएगा। कम होकर आप क्रॉप एंड यूज करेंगे। जब आप यह करेंगे तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा जो आपने अपलोड किया है, P123456 डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, नाम आपका, गिवन नेम, सरनेम, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। डेट ऑफ इश्यू नहीं आएगी, डेट ऑफ इश्यू आपको मैनुअली यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी 23 है तो 23 दिसंबर, जनवरी 24। ठीक है। ये मैंने अपना डेट ऑफ इश्यू डाल दिया। प्लेस ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे पासपोर्ट में जो फ्रंट पेज में जो लिखा है हैदराबाद वो लिख रहा हूँ। प्लेस ऑफ इश्यू जहाँ पे पासपोर्ट आपका इश्यू किया हुआ है, ये आपके पासपोर्ट फ्रंट पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब यही डिटेल्स आपको मैनुअली भरनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने अपलोड किया था उससे डेटा ऑटोमेटिक रीड हो गया था, अभी वही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे फिर से मैनुअली लिखनी है। हमारा पासपोर्ट नंबर P123456, प्लेस ऑफ इशू हैदराबाद, डेट ऑफ इशू 2024 जनवरी 1, डेट ऑफ एक्सपायरी 2033 दिसंबर 31, डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1990, गिवन नेम हमारे जो पासपोर्ट के ऊपर गिवन नेम मतलब ये नेम, सरनेम यहाँ पे रहेगा। किसी का सरनेम रहता है किसी के पासपोर्ट में, किसी का सरनेम नहीं रहता, तो गिवन नेम मतलब यहाँ पे जो डेट नाम है वही आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, अहमद, और सरनेम पासपोर्ट में मोहम्मद है, जेंडर मेल, प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद। ये पूरे डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंपेयर एंड वेरीफाई पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर ये जो डिटेल्स आपने लिखी हैं और जो स्कैन हुई हैं दो सेम है, तभी ये आपको ऑल पासपोर्ट डिटेल्स मैच और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है, कुछ आपने गलत लिख दिया, या नहीं तो फिर आपका जो प्लेस ऑफ इश्यू है हैदराबाद की जगह आपने हैदराबाद वही लिखा है, डी मिस कर दिया। अभी जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिसमैच बता देगा कहाँ पे मिसमैच है। ठीक है। आप उसके हिसाब से दोनों को मैच करेंगे तो भी उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे फादर नेम M A अलीम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डमी नेम्स दे रहा हूँ, सना, फातिमा। मदर नेम यहाँ पे वालिद साहब का नाम, मदर यहाँ पे वालदा का नाम। आपके जो पासपोर्ट के बैक साइड पेज पे लास्ट पेज पे ये डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं हुई है, सिंगल है, ये लिख देंगे। मैरिड होना है मैरिड लिखेंगे यहाँ पे, सफिया। और उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो भी है आप यहाँ पे ले लेंगे। अकोमोडेशन कैटेगरी आपको यहीं पे एक ही दी गई है, आप वही सेलेक्ट करेंगे, अजीजिया में ही रखेंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जहन में रखने की ये है, तो जहाँ पे भी आपको ये ऐसा रेड कलर का स्टार दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भरना ज़रूरी है। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरी तो वो आप अपना फॉर्म आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे स्पाउस नेम की जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, अगर मैं ये नहीं दूंगा तब भी वो आगे मैं फॉर्म भर सकूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेडिकल डिटेल्स लिखनी है। अगर आपको बीपी है, शुगर है, या नहीं तो फिर हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, आपको किसी भी किस्म का अगर मेडिकल इश्यूज है तो आप लोग यहाँ पे उनको टिक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आप हेल्दी है, तो आप नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं।
यानी तो आपको शुगर है, बीपी है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके एड्रेस मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका जो करंट एड्रेस है और पासपोर्ट पे जो एड्रेस है क्या वो सेम है। अगर आपका सेम है तो आप एस क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है, जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है और आप जो जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस सेम नहीं है, तो आप उस यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आपको आप एड्रेस प्रूफ की तरह आपको ये इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करेंगे आप। ठीक है। अगर नहीं दो भी सेम है तो आपको डायरेक्टली एस करेंगे तो वो आपको ऑप्शन नहीं बताएगा। और यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर वगैरह लिख देंगे, पूरा एड्रेस पूरा कंप्लीट लिखेंगे। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे और एक मोबाइल नंबर के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास और एक मोबाइल नंबर है जहाँ पे व्हाट्सअप है, आप चाहे तो वो नंबर लिख सकते हैं। यानी आप एक ही नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आप वही नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है। ये ईमेल एड्रेस भी मैंडेटरी है, स्टार मार्क दिख रहा है मैंडेटरी, तो हम लोग इसको नहीं भर के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अब उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, आपकी मसरूफियत क्या है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं, ये आपको ये भी भरना ज़रूरी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, प्राइमरी, एसएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आलिम है, मुफ्ती है, यानी तो कुछ भी पढ़े नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आधार नंबर है, यहाँ पे पैन नंबर। अगर आप ये ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ पे देखेंगे तो स्टार मार्क नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं और पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप देना नहीं चाहते तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको अपनी नॉमिनी के डिटेल्स देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनी, मैं यहाँ पे नॉमिनी क्या है, नॉमिनी के रिलेशनशिप आप इनमें से किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। भाई जी, घर वाले या अपने करीबी रिश्तेदार जो भी है, यहाँ पे सब कुछ लिस्ट दी गई है। इनमें से आप किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने नॉमिनी का नाम दिया है, फादर का नाम दिया है, नॉमिनी के फादर का नाम है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना भाई बोल के बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ, सब कुछ पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का स्टेट, कहाँ पे रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनके घर का पिन कोड क्या है। उसके बाद नॉमिनी का आधार नंबर, पैन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, या नहीं देना चाहते तो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। ठीक है। अब ये डिटेल्स पूरा भरने के बाद अभी आपको यहाँ पे अपना बैंक के डिटेल्स भरने हैं। ठीक है। यहाँ पे आप अपना कैंसल चेक भी अपलोड कर सकते हैं, या नहीं तो फिर पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि उसका साइज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 300 KB हो, उससे बढ़ के अगर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे और मैं यहाँ पे अपना कैंसल चेक यहाँ पे दे रहा हूँ, अपलोड किया हो। अपलोड करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आईएफसी कोड, बैंक नेम ऑटोमेटिक वो रीड कर लेता है चेक के जरिए। अगर वो रीड नहीं कर पा रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअली दे सकते हैं। अपना आईएफसी कोड मारेंगे तो यहाँ पे बैंक नेम आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम हमें मैनुअली देना है। यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिक स्कैन हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डिजेबल है। ये ऑटोमेटिक अपने चेक से ही वो रीड करेगा। अब वही डिटेल्स आपको मैनुअली यहाँ पे एंटर करनी है। आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक नेम, यहाँ पे मैंने अकाउंट अकाउंट नंबर की जगह, सॉरी, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट होल्डर का नाम दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला है। उसके बाद
यहाँ पे आईएफएससी कोड डाला है। डालने के बाद मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करते हैं तो अगर दो भी डिटेल्स सेम है तो ही वो यहाँ पे आपको ऐसे ग्रीन में बताएगा, ऑल बैंक डिटेल्स मैचुअली में प्रोसीड। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका नाम है एचडीएफसी बैंक, आपने यहाँ पे पूरे कैप्स में डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पे कंपेयर कर दिया तो आपको मिसमैच बता देगा। यहाँ पे जैसा है, जो केस अपर केस लोअर केस जो भी है, जैसा भी है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आपको मैनुअली यहाँ पे नीचे एंटर करना होगा, नहीं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब उसके बाद बैंक के डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपने इससे पहले कभी हज किया था क्या, हज कमेटी के जरिए। क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से हज कमेटी से सिर्फ एक ही बार हज किया जा सकता है। अगर आप दूसरी बार जाना चाहते हैं तो एज ए रिपीटर, मतलब 65 प्लस कैटेगरी है, 65 प्लस कैटेगरी में जो हजरत है उनके साथ अगर कोई जाने वाले नहीं है और वो आपके रिश्तेदार भी लगते हैं तो आप उनके साथ एज ए रिपीटर जा सकते हैं। ठीक है, एज ए कंपेनियन जा सकते हैं। या नहीं तो फिर कोई लेडी है आपके घर में जो आपकी शरई आप उनके शरई महरम भी होते हैं और उन्होंने हज नहीं किया है और आपने हज पहले कर लिया है तो आप उनके महरम बन के जा सकते हैं। ठीक है, ये दो ही केसेस में आप जो है रिपीटर बन के जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप रिपीटर है, महरम है या कंपेनियन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं अपना एप्लीकेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अदाही का, कुर्बानी का। अगर आप अपनी हज की जो कुर्बानी होती है वो अदाही के थ्रू, हज कमेटी के थ्रू ही कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस करेंगे, या नहीं तो फिर आप अपनी कुर्बानी आप खुद अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो नो करेंगे। ठीक है, लेकिन वादे तौर पर वहाँ पे सऊदी में हर साल स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुर्बानी के मैटर में, और वो लोग अदाई से ही कुर्बानी परचेस करने के लिए बोल रहे हैं। तो आखिरी मोमेंट पे आप परेशान होने से बेहतर है आप लोग हज कमेटी की कुर्बानी को यस कर दें। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जोफा मीकात। अगर कोई हाजी शिया है, शिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो जोफा मीकात को यहाँ पे एस करेंगे। अगर आप जोफा शिया नहीं है तो आप यहाँ पे जोफा मीकात को नो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एनआरए, अगर आप एनआरआई है या है आप इंडियन है तो आप नो लिखेंगे, अगर एनआरआई है तो एस लिखेंगे। एस लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एनआरआई नहीं है तो आप नो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिजेबिलिटी, अगर कोई बेंचमार्क डिजेबिलिटीज के कैटेगरी में है, कोई माजूर है तो वो यहाँ पे अपना डिजेबिलिटी के बारे में लिख सकता है, एस और एस, नहीं तो नो। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली आपका पेज जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। कवर हेड का पूरा ग्रीन बता देगा क्योंकि कवर हेड का हमने इन्फॉर्मेशन भर दिया है। को पिलिग्रिम 1, अब को पिलिग्रिम 1 जो आपके साथी हैं उनका भी सेम डिटेल्स आप लोग अपलोड करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ स्कैन पासपोर्ट है, स्कैन पासपोर्ट उनका भी, जो भी लेडी है जेंट्स जो भी आपके साथी है, आप यहाँ पे स्कैन पासपोर्ट करेंगे। सिमिलरली वैसा ही वो डेटा रीड करेगा, फिर आप वही डेटा यहाँ पे मैनुअली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कंपेयर वेरीफाइड डिटेल्स करेंगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उनका जो भी उनके जो डिटेल्स है वो सब कुछ आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे भी उनके हेल्थ डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। और कवर हेड के लिए अब उसके बाद उनका रेसिडेंशियल एड्रेस आता है। रेसिडेंशियल एड्रेस में आप यहाँ को आपको यहाँ पे फिर से पूरा एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एड्रेस और आपके जो साथी जाने वाले हैं उनका भी एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे एस करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस जो आपने कवर हेड के लिए भरा है वो सब कुछ आ जाएगा। अगर एड्रेस सेम पासपोर्ट है तो वो आप यस कर दीजिए। उसके बाद ये पूरा डिटेल्स आ जाएंगे। उसके सेम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप उनकी मसरूफियत, उनका क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, पैन नंबर, नॉमिनी पूछेगा। नॉमिनी भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, कवर हेड का नॉमिनी और आपका नॉमिनी सेम है क्या। अगर आप मेंशन करेंगे तो नॉमिनी के डिटेल्स पूरे सब कुछ आ जाएंगे। अब मगर यहाँ पे आपको नॉमिनी का रिलेशनशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन पूछेगा कि कवर हेड का जो बैंक का डिटेल्स आपने दिया है क्या वही डिटेल्स आप यूज़ करना चाहते हैं। तो आप एस क्लिक कर दीजिए। एस क्लिक करेंगे तो वही डिटेल्स जो आपने कवर हेड में मेंशन किए थे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप नहीं, आप अपना खुद का बैंक का डिटेल देना चाहते हैं तो आप नो क्लिक करके अपना चेक अपलोड करेंगे। फिर ये सारे डिटेल्स आपको जो कवर हेड में जैसे आपने भरा था आपको वैसे भरने पड़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको सिमिलर क्वेश्चन रहेगा कि आप रिपीटर है या कंपेनियन है या आप कुछ नॉर्मली पहली बार जा रहे हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एनआरआई है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है, डिजेबिलिटी है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अभी जब आप दोनों के डिटेल्स आप भर देंगे तो आपको नेक्स्ट क्लिक करने पर अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे आपके पिलिग्रिम सेलेक्ट करने हैं, आपने जिसका भी यहाँ पे दिया है उनका नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और उनका पासपोर्ट लास्ट पेज अपलोड करेंगे। ये पासपोर्ट फर्स्ट पेज और कैंसर चेक बुक जो आपने अपलोड किया था स्टार्टिंग में वो वहीं से ले लेगा, आपको फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आप शहना जो भी नेक्स्ट पिलिग्रिम है आपका को पिलिग्रिम है, को पिलिग्रिम के डिटेल्स आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तो ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा। जब आप फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, स्टेटस यहाँ पे अप्लाइड करके रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है आपके एप्लीकेशन में तो आप यहाँ पे एडिट ग्रुप डिटेल्स क्लिक करेंगे तो फिर से वो एप्लीकेशन खुल जाएगा और वहाँ पे आप अपना डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। ये तभी तक कर सकते हैं जब तक कि आपका कवर नंबर जनरेट नहीं होगा। जब आप फाइनल सबमिट करने के बाद जब आपका स्टेटस अपलोड होगा तो ये एप्लीकेशन सीधा स्टेट हज कमेटी को जाएगा। वहाँ पे स्टेट हज कमेटी वाले आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको कवर नंबर जनरेट करेंगे। कवर नंबर जनरेट करने के बाद स्टेटस आपका कवर नंबर जनरेट करके आ जाएगा और आपका कवर नंबर भी यहाँ पे दिख जाएगा और उसका आपको एसएमएस भी आ जाएगा। जब कवर नंबर जनरेट हो जाएगा उसके बाद आप एडिट ग्रुप डिटेल्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, इधर के उधर इनके डिटेल्स और उनके डिटेल्स गलती से एक के डिटेल्स एक को लिख दिए हैं, आप पूरा कंप्लीट चेंज करना चाहते हैं, या नहीं तो फिर आपको लगता है कि आपने 3 का एप्लीकेशन भरा था और आपको लग रहा है कि आप और एक को ऐड करना चाहते हैं कवर नंबर जनरेट होने से पहले, तो उस टाइम पे आप डिलीट होल ग्रुप करेंगे। डिलीट होल ग्रुप करने के बाद आपको फिर से वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कितने हाजी जा रहे हैं। पूरा एप्लीकेशन जो भी हमने प्रोसेस अब तक किया है वो आपको फिर से हर हाजी को दोहराना पड़ेगा। फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे अपना डाउनलोड HAF 2027 डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके आप अपना एप्लीकेशन पूरा रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सही डिटेल भरी है या नहीं भरी, पूरा चेक कर ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के हज हाउस नामपल्ली पर रुजू हो सकते हैं। वहाँ पे आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।